Assalamu alaikum. My name is Mukashwa Kamran and the topic of our presentation is stack allocation of space. तो जब हम stack allocation of space की बात करते हैं तो सबसे पहले तो stack एक linear data structure है। स्टैक के अंदर जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं वो सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से उसको लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कहा जाता है। जो मेंबर्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं स्टैक के अंदर, वो अपने नेक्स्ट और प्रीवियस एलिमेंट से कनेक्टेड होते हैं। इस वजह से इसको सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज कहते हैं, यानी एलिमेंट सिक्वेंशियल मैनर में अरेंज है, इस वजह से इसको कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसके ऑर्डर की, कि ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है। तो इसकी इंसर्शन और डिलीशन इसके टॉप ऑफ द स्टैक से होती है। तो इसका मतलब ये लीफो और फीलो के ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो और फर्स्ट इन लास्ट आउट यानी फीलो के कॉन्सेप्ट को ये या ऑर्डर को ये यूज करता है, फॉलो करता है। इसको पुश डाउन लिस्ट भी कहा जाता है। पुश डाउन लिस्ट क्यों कहा जाता है, ये हम एक दो रियल लाइफ एग्जांपल से डिस्कस करने के बाद बताते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल इसकी ये है कि अगर हम एक बॉक्स ले लें जिसके अंदर हम कुछ अमाउंट ऑफ बुक्स इंसर्ट करें, तो जो हमने लास्ट में बुक इंसर्ट की होगी उसको हम जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे, देन उसके बाद फर्दर आगे निकालते जाएंगे। अगर हमें बीच के किसी बुक की ज़रूरत है या जो फर्स्ट हमने इंसर्ट की है उस बुक की ज़रूरत है, तो हमने सब लाजमी होगा कि जो लास्ट में हमने इंसर्ट किए उसको पहले निकालेंगे, देन अदर सारे निकलते जाएंगे। तो ये बात हो गई कि लास्ट इन फर्स्ट आउट की, यानी लीफो के कॉन्सेप्ट की। फिर एक बात कर लेते हैं कि एक जगह पे कुछ अमाउंट ऑफ प्लेट्स हमने एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, तो जो पहले हमने प्लेट रखी होगी उसको हमेशा हम लास्ट में ही निकाल सकेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर वाली प्लेट को सबसे पहले निकाला जा रहा होगा या उठाया जा रहा होगा। तो ये फीलो के कॉन्सेप्ट या फीलो के ऑर्डर की बात हो गई, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट की। तो इसी तरीके से स्टैक के अंदर जो होता है वो पुश किया जाता है एलिमेंट्स को, और वो डाउनवर्ड मूव होते रहते हैं, और जब पॉप होता है तो वो सबसे टॉप ऑफ द स्टैक से निकल रहे होते हैं। तो इसलिए पुश डाउन लिस्ट भी कहलाता है। अब प्रोसीजर कॉल जब भी होता है तो लोकल वेरिएबल की जो स्पेस है वो स्टैक के अंदर पुश कर दी जाती है, और जैसे ही प्रोसेस डन होता है तो वो उनके स्पेस जो है वो पॉप कर दी जाती है स्टैक के अंदर से। तो ये अलाउ ये करा होता है कि प्रोसीजर किसी भी सीक्वेंस से हो, वेरिएबल का रिलेटिव डेटा हमेशा सेम रहेगा, और रिलेटिव एड्रेस का जो रिलेटिव एड्रेस हमेशा सेम रहेगा। तो अब बात करते हैं रिलेटिव एड्रेस क्या होता है। तो रिलेटिव एड्रेस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशंस या डिस्टेंस बिटवीन वन लोकेशन टू अनदर, और इसको बेस एड्रेस भी कहते हैं। तो अब बात करते हैं कि स्टैक स्टोरेज एलोकेशन की। तो स्टैक स्टोरेज एलोकेशन की जब बात करते हैं तो उसके अंदर डेटा बड़े ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में अंदर क्या नाम है इंसर्टेड होता है। तो बाकी स्टोरेज एलोकेशन की अगर हम बात करेंगे, जैसे हीप एलोकेशन, स्टोरेज एलोकेशन और स्टैटिक स्टोरेज एलोकेशन, तो उसमें रिकर्जन सपोर्ट नहीं करता वो। तो लेकिन स्टैक स्टोरेज एलोकेशन हीप एलोकेशन और स्टैटिक एलोकेशन से डिफरेंट है, और वो रिकर्जन को सपोर्ट कर रहा होता है, और ये बेस करता है कंट्रोल स्टैक पे। कंट्रोल स्टैक कह लें या रियल टाइम स्टैक कह लें या कॉल स्टैक कह लें। अब कंट्रोल स्टैक क्या होता है? कंट्रोल स्टैक क्या करता है कि वो ट्रेस रखता है सारे प्रोसीजर को, कि वो कंप्लीट हैं कि नहीं। तो इस चीज़ की जो ट्रेस होता है वो कंट्रोल स्टैक कर रहा होता है। अब कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं कि एक है टर्म एक्टिवेशन और एक है एक्टिवेशन रिकॉर्ड। तो एक्टिवेशन क्या होता है कि जब भी प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन होती है तो वो कहलाता है एक्टिवेशन। ठीक है। और एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्या होता है कि सारे इम्पॉर्टेंट डेटा या सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो प्रोसीजर कॉल की होती है, जैसे कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं ये, कि ये सारे जो है ये सारे एक प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन है, ये प्रोसीजर की नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड कहलाता है। तो
फिर ये अब यूज़ कहाँ होता है कि जब भी एक्टिवेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, जब भी प्रोसीजर की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी तो ये एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक के अंदर पुश कर दिया जाएगा और जैसे ही एक्टिवेशन एंड होगा तो ये पॉप कर दिया जाएगा स्टैक के अंदर से। तो ये इसका मतलब यही हुआ कि जो लास्ट एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमने स्टैक के अंदर पुश की होगी वो टॉप ऑफ द एलिमेंट होगी। तो अब आगे एक्टिवेशन ट्री के बारे में बात करते हैं कि एक्टिवेशन ट्री क्या होता है, तो वो आपको सबा बताएंगी। तो जिस तरह मुकाशवा ने बताया कि एक्टिवेशन ट्री जो है वो कॉलर और कॉली फंक्शन के रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली एक्टिवेशन ट्री में हम फंक्शन की कॉलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ क्विक सॉर्ट की एग्जांपल गिवन है, यानी मेन फंक्शन जो है वो काम कर रहा है, बाकी तमाम फंक्शंस को कॉल कर रहा है। यहाँ हमने रीड एरे का फंक्शन जो है वो कॉल किया हुआ है। रीड एरे का फंक्शन कॉल होगा तो वो डेटा को फिल करेगा एरे में विद यूजर इनपुट, और मेन से जो है वो फिर क्विक सॉर्ट का फंक्शन भी एक कॉल हो रहा है। देन क्विक सॉर्ट जो है वो पार्टीशन फंक्शन को कॉल करेगा और पार्टीशन फंक्शन जो है एक पिवट सेलेक्ट करके देगा। देन अगेन जो है वो दो क्विक सॉर्ट के फंक्शन कॉल होंगे, जो पिवट सेलेक्ट किया है उससे स्मॉलर वैल्यू पहले आ जाएगी और लार्जर वैल्यू बाद में आ जाएगी। देन ये प्रोसेस चलता रहेगा अंटिल हमारे पास एरे में एक एलिमेंट रह जाएगा, और एक एलिमेंट रहने का मतलब ये है कि एरे हमारे पास सॉर्टेड है। तो एक्टिवेशन ट्री में यही है कि वो रिलेशन बता रहा है कि जिस फंक्शन ने कॉल किया है, जो कॉलर है और जो कॉली है, वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो काम उसको दिया गया है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिंग सीक्वेंस। कॉलिंग सीक्वेंस जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इवेलुएट करते हैं किसी प्रोसीजर के आर्ग्यूमेंट्स को, या जो चीज़ें या डेटा हमें रिक्वायर्ड है एक सब रूटीन को कॉल करने के लिए। तो कॉलिंग सीक्वेंस जो है वो कॉलिंग सीक्वेंस में उस तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं। फर्दर कॉलिंग सीक्वेंस जो है वो एक्टिवेशन रिकॉर्ड को स्टैक में एलोकेट करवाता है। मींस स्टैक जो है उसमें एक्टिवेशन रिकॉर्ड के लिए स्पेस बन जाती है और उसकी फील्ड में इंफॉर्मेशन भी फिल करता है। एक्टिवेशन रिकॉर्ड की फील्ड्स में इंफॉर्मेशन फिल करता है कॉलिंग सीक्वेंस। देन रिटर्न सीक्वेंस भी सेम कोड होगा, जो लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉलिंग सीक्वेंस के लिए है, पर ये रिस्टोर करवा देगा मशीन की स्टेट को, ताकि जो कॉलिंग प्रोसीजर है अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सके। यहाँ पर जो डायग्राम गिवन है उस डायग्राम में कॉलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी एट द टाइम ऑफ कॉलिंग सीक्वेंस हमें यहाँ डिफाइन बताई गई है। फिर इसके अलावा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा उनकी एक्टिवेशन रिकॉर्ड में क्या क्या चीज़ आएंगी, पैरामीटर्स, रिटर्न वैल्यू जैसे कॉलर के है, तो ये सब चीज़ें जो है इस डायग्राम के अंदर डिफाइन की गई। देन नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल लेंथ डेटा ऑन द स्टैक। स्टैक में हम वेरिएबल लेंथ डेटा किस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। तो वेरिएबल लेंथ डेटा होता क्या है। वेरिएबल लेंथ डेटा का मतलब है ऐसा डेटा जिसका साइज डिपेंड करता है प्रोसीजर के पैरामीटर्स की वैल्यू पे, जिसकी लेंथ फिक्स ना हो, आइदर एरे हो हमारे पास या लिस्ट हो, जिसकी इन एरे और लिस्ट की जो है वो लेंथ फिक्स नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ABC दिया हुआ है, हमें ABC है, 3 लोकल एरेज हैं जिनका साइज हम कंपाइल टाइम पे डिटरमिन नहीं कर सकते, और एक प्रोसीजर है हमारे पास P। तो एरे की स्टोरेज P के एक्टिवेशन रिकॉर्ड पे नहीं होगी और ना ही स्टैक पे होगी, बस एक पॉइंटर स्टोर होगा जो एरे की बिगनिंग को पॉइंट कर रहा होगा। ये जो पॉइंटर होगा, जो इस बिगनिंग होगी, वो स्टैक के किसी नोन ऑफसेट पे हमने रखी हुई होगी। जब हमें किसी एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना होगा तो हम उस स्टार्टिंग पॉइंट से एक्सेस कर सकेंगे। जो पॉइंटर है उसके क्योंकि वो स्टार्टिंग को जो है वो स्टोर किया हुआ है, ए और बी और सी के स्टार्टिंग को स्टोर किया हुआ है। तो जब हमें ए बी सी के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उस स्टार्टिंग पॉइंट को एक्सेस करेंगे। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Seher Salim and I am discussing advantages of stack allocation of space. सबसे पहले आती है हमारे पास डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो स्टैक में हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, एरे में नहीं कर सकते।
हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्यों करते हैं? हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इसलिए करते हैं कि अगर हमारा मतलब हमारी स्पेस जो है इनसफिशिएंट हो जाए तो भी हमारा प्रोग्राम रन कर सके। और सी में हमारे पास नैलॉग, कैलॉग और फ्री के फंक्शंस होते हैं जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होते हैं। फिर आती है इजी इंसर्शन एंड डिलीशन। स्टैक में एरे के मुताबिक इजी इंसर्शन एंड डिलीशन होती है। इसमें हमें मतलब कि स्टैक को मतलब पूरा ट्राइवर्स नहीं करना पड़ता। फिर आती है रिवर्सिंग। स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए सबसे बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम इसमें स्ट्रिंग को पुश करते हैं और उसके बाद फिर पॉप करते हैं ना, तो मतलब कि स्ट्रिंग पूरा रिवर्स हो जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास लेस हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है लेस हार्डवेयर रिक्वायर्ड करता है। उसके बाद आती है स्पीड। स्टैक में एलोकेशन फास्टर होती है हीप से, बिकॉज इसमें सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है ESP रजिस्टर में। ठीक है, उसके बाद आती है एक्सेस टाइम। तो इसका एक्सेस टाइम मतलब कम होता है और मतलब ये फास्टर होती है हीप से। उसके बाद कॉस्ट इसकी कम होती है हीप से। ठीक है, कॉस्ट कम होती है हीप से। उसके बाद आएगा मेमोरी स्पेस मैनेजमेंट आती है। पहले स्पेस मैनेजमेंट में क्या है, स्टैक की स्पेस ऑपरेशन सिस्टम बहुत एफिशिएंट मैनेज करता है, तो मेमोरी कभी भी फ्रेगमेंटेड नहीं होती। फिर आता है हमारे पास इस मेमोरी एलोकेशन। स्टैक में मेमोरी एलोकेशन कंटीजियस होती है, जबकि हीप में ना मतलब जो कोई भी डेटा होता है वो कहीं भी रेंडमली कहीं पे भी जाके ना सेव हो जाता है या कहीं पर भी जाके रख दिया जाता है। ठीक है, ये सारी मैंने आपको एडवांटेजेस बताई हैं। अब मैं आपको बताऊंगी डिसएडवांटेजेस। अब आएगा डिसएडवांटेज ऑफ स्टैक एलोकेशन ऑफ स्पेस। सबसे पहले आता है हमारे पास रीसाइजिंग। स्टैक में हम रीसाइज नहीं कर सकते, जबकि हम हीप में वेरिएबल को रीसाइज कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि स्टैक जो होता है फिक्स साइज का होता है, हीप फिक्स साइज का नहीं होता। और हीप को हम वही रीसाइज कर सकते हैं और स्टैक को हम रीसाइज नहीं कर सकते। अब आती है एक्सेस की बारी। तो स्टैक जो है सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, वेयर एज हीप जो है सिर्फ मतलब वो ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। और जो स्टैक है वो रैंडम उनको भी मतलब रैंडम वेरिएबल्स को भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसके बाद आती है लिमिट ऑफ स्पेस। तो इसपे मतलब स्टैक की ऑपरेटिंग मतलब स्टैक का साइज ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, जबकि हीप का साइज मेमोरी में मतलब मेमोरी के साइज पे वो करता है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। उसके बाद आता है ओवरफ्लो। तो स्टैक की मेमोरी लिमिटेड होती है। अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स इसके अंदर मतलब कि वो हो जाएंगे या जो ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे तो ये ओवरफ्लो भी हो सकती है। अब उसके बाद आता है वेस्टेज। तो वेस्टेज में ये है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की वजह से अगर मतलब कि सारी मेमोरी हमारे पास वो ना हो ना, मतलब इंगेज ना हो या यूज़ ना हो, तो हमारी वेस्टेज भी हो सकती है। उसके अलावा ये सारी चीज़ें हो गई, मैंने आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दिए हैं। और ये कुछ रेफरेंसेस थे जो हमने जहाँ से अपनी इंफॉर्मेशन हासिल की है, जो ये देख लीजिए। और अब हाँ, आप मुझे लगता है कि आप लोग को हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। तो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।